नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं? कैसे हैं? क्लासें अच्छी चल रही है? कमेंट कर देना बाद में जब रिकॉर्डिंग क्लास देखो। बहुत जल्दी इसकी एक लाइव क्लास भी लूंगा ताकि आपके साथ रूबरू भी हो सकूं। और जो हमने फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता सीरीज शुरू की थी उसका तीसरा पार्ट आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, गुप्तकाल। गुप्तकाल के साहित्य को कंप्लीट करके हम गुप्तकाल के विज्ञान के विकास पर बात करेंगे, जहाँ से सवाल बनता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीरीज शुरू करने का उद्देश्य एक ही है कि फर्स्ट ग्रेड के पहले पेपर में जो इतिहास के 15 सवाल आते हैं, 15 के 15 हमारे सही होने चाहिए। ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। क्लास अच्छे से चल रही है, रेगुलर आपको क्लासें मिल रही है। कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट कर दिया करो, मैं आपके कमेंट रोज पढ़ता हूँ और उनके अनुसार अपने आप को बदलता हूँ, अपडेट करता हूँ। तो गुप्तकाल के बारे में चर्चा करें उसके पहले एक बात बता दूं, काव्य क्लासेस कोटा आपके लिए लेकर के आया है एसटीसी वाले विद्यार्थियों के लिए मॉक टेस्ट सीरीज। यह टेस्ट सीरीज कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ के लगभग 25 से ज़्यादा स्कूलों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा की तिथि 16 जून 2024 है। समय दोपहर 2 बजे से लेकर के 5 बजे का यह समय रहेगा आप सभी प्यारे साथियों के लिए। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख जो है वह 14 जून 2024 है। केवल 3 दिन बचे हुए हैं, आप इसे जरूर ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन के लिए इस QR कोड को स्कैन करिएगा और यहाँ पर 50 रुपये का पेमेंट दे करके आप इसके लिए एनरोल हो सकते हैं। परीक्षा के पहले ऐसा माहौल मिलना बेहद मुश्किल है, तो परीक्षा के पहले परीक्षा जैसा माहौल यह आपके लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज रहेगा, जहां पर आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है, ठीक है। और एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आप इसमें एडमिट कार्ड दिखा करके अपना आधार कार्ड ले जा करके सेंटर पर जा करके ऑफलाइन जैसा पेपर दे सकते हैं। OMR सीट पर आपको पेपर दिया जाएगा, बाकायदा इन्विजिलेटर आपका वहां पर रहेगा, ठीक है। सारी सुविधाएं आपको दी जाएगी। अगर आपको लिंक की आवश्यकता पड़ती है तो यह लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। बाकी आप 9460122225 पर हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर जो रहेगा वह क्या रहेगा तो याद रखिएगा 946012222225। यहाँ पर भी आप गूगल फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। बाकी रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने लिंक आपके लिए दे रखा है। तो हम बात कर रहे थे गुप्तकाल की। कल की कुछ क्लासेज में हमने हमारी महत्वपूर्ण बात की थी गुप्तकाल की चित्रकला के बारे में, अजंता गुफा चित्रकला। रिवीजन भी करवा देता हूं मैं। इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट यह रहता है कि विद्यार्थी जो है वह समय पर रिवीजन करता रहता है, ठीक है ना। और जब क्लास वापस देखना शुरू करता है तो उसका रिवीजन स्वतः हो जाता है। अजंता गुफा चित्रकला स्थिति महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। इसके आकार जो है वह घोड़े की नाल के समान है। कुल गुफाएं 29 है। इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। रंग जो यहाँ पर उपयोग में लिया गया है वह लाल, हरा, नीला, काला, सफेद और भूरा है। प्रमुख गुफाएं, गुफा नंबर 1 पद्मपाणि बुद्ध की है। गुफा नंबर 2 झूला झूलती राजकुमारी। गुफा नंबर 16 मरणासन राजकुमारी। गुफा नंबर 17 राजकीय जुलूस। गुप्त काल का साहित्य संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल है। साहित्य की भाषा संस्कृत थी। भारतीय पुनर्जागरण का काल इसे कहा जाता है, मैक्स मूलर ने कहा। रामायण, महाभारत और पुराणों को वर्तमान रूप दिया गया। पहली बार धर्मनिरपेक्ष साहित्य की रचना हुई थी। साहित्य की विशेषता क्या है कि धनी उच्च वर्ग जो है वह तो संस्कृत बोलते हैं, निर्धन और निम्न वर्ग जो है वह प्राकृत का प्रयोग करते हैं। क्लियर। गुप्तकाल के कुछ प्रमुख साहित्यकार जिनमें कालिदास, V.A. स्मिथ ने कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा। इन्होंने 3 नाटक लिखे, विक्रमोर्वशीय, मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। 2 महाकाव्य, कुमार संभव और रघुवंश। 2 खंड काव्य, ऋतुसंहार और मेघदूतम। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस ये भारत का पहला जासूसी ग्रंथ है। देवी चंद्रगुप्तम लिखा। अमर सिंह ने अमरकोश या नामलिंगानुशासन जिसे संस्कृत का विश्वकोश कहा जाता है। तो यहां तक हम हमारी बात कर चुके थे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुप्त काल के कुछ और महत्वपूर्ण साहित्य की। तो एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं कामंदक। कामंदक ने किताब लिखी है कामंदक नीति शास्त्र, ठीक है। तो अगले साहित्यकार लिखिएगा कामंदक। और इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है? नाम से ही पता लग रहा होगा, दैट इज कामंदक नीति शास्त्र। यह इनकी बहुत शानदार रचना मानी जाती है, ठीक है। एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं शूद्रक, ठीक है। शूद्रक ने किताब लिखी है, नाम है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम का एक बार एक सवाल पूछा गया है कि मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है।
याद रखिएगा मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। ठीक है, तो लिखिएगा अगला लेखक, और इनका नाम आता है शूद्रक। ठीक है, शूद्रक ने जो ग्रंथ लिखा है उस ग्रंथ का नाम क्या है? तो याद रखिएगा नाम है मृच्छ कटिकम। ठीक है, अब यह मृच्छ कटिकम महत्वपूर्ण बन जाता है इसके शाब्दिक अर्थ को लेकर के। देखिए इतिहास में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके शाब्दिक अर्थ बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे मोहनजोदड़ो, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। धोलावीरा सफेद कुआं। कालीबंगा शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, सिंधी भाषा का शब्द है। इसी प्रकार मेरे दोस्त एक मृच्छ कटिकम है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। समझ में आ गई बात? बताएं क्या होता है शाब्दिक अर्थ? तो याद रखिएगा इसका शाब्दिक अर्थ मिट्टी की गाड़ी। ठीक है, तो मिट्टी की गाड़ी मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ होता है। इस नाम को थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद एक बहुत बड़े लेखक आए हैं, नाम है वात्स्यायनन। वात्स्यायनन ने लिखा है कामसूत्र। ठीक है, वात्स्यायनन यह ना, और इन्होंने क्या लिखा है? तो इनका ग्रंथ याद रखिएगा कामसूत्र। बताएं कौन सी किताब लिखी है इन्होंने? इन्होंने लिखी है कामसूत्र। ठीक है, एक नाम आता है विष्णु शर्मा, संस्कृत में इन्होंने बहुत जबरदस्त किताब लिखी है, नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र इनके ग्रंथ है, और इस पंचतंत्र में कितने भाग हैं? तो याद रखिएगा 5 भाग हैं। पंचतंत्र क्या है? दुनिया की सबसे लोकप्रिय कहानियां पंचतंत्र में है। इन्होंने जंगली जानवरों की आपसी वार्तालाप के माध्यम से नैतिक शिक्षा देने की बात कही है। किसने? विष्णु शर्मा ने। 5 भाग इसमें बताए गए हैं। तो पंचतंत्र किसने लिखा है? याद रखिएगा विष्णु शर्मा की किताब है। एक और लेखक आते हैं और उनका नाम आता है भास। ठीक है, भास ने वैसे तो कुल मिलाकर के 13 से ज्यादा किताबें लिखी है, लेकिन इनकी कुछ बहुत शानदार किताब है, जैसे स्वप्न वासव दत्तम, प्रतिज्ञा योगंध रायणम। ठीक है, इसके अलावा एक किताब आती है चारुदत्तम, दूत वाक्यम। ये कुछ किताबें हैं जो भास ने लिखी है। तो अगले महत्वपूर्ण लेखक कौन है? नाम याद रखिएगा भास। और भास के ग्रंथ कौन कौन से हैं भैया? नंबर 1 स्वप्न वासव दत्तम। ठीक है, दूसरा प्रतिज्ञा यो गंध रायणम, ये दूसरा ग्रंथ है। तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है चारुदत्तम। ये डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है सर, ठीक है ना, चारुदत्तम। और एक किताब आती है और उसका नाम आता है दूत वाक्यम। यह कुछ वह किताबें हैं जो मेरे दोस्त आपके लिए काफी महत्वपूर्ण बनती है, विशेष तौर पर परीक्षा को लेकर के। अब एक बार प्रतिज्ञा योगंध रायणम का नाम लीजिए। आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि जबान लखवा मार जाएगी? इतना बड़ा नाम कैसे याद होगा? भैया मैं थोड़ी कर रहा हूं याद करो, इसको टुकड़ों में बांटो ना आप। देखो मैं बांटने की कोशिश करता हूं और आप लोग समझिएगा। प्रतिज्ञा एक अलग शब्द हो गया, इसके अलावा ये क्या हो गया, इसमें यही संकट है। प्रतिज्ञा एक अलग शब्द हो गया, यो अलग हो गया, गंध अलग हो गया, रायणम अलग हो गया। अपने आप याद हुआ नहीं हुआ? स्वप्न में वास करने वाला दत्त। ठीक है, स्वप्न वासव दत्तम। ठीक है, प्रतिज्ञा योग गंध रायणम, चारु दत्त हो गया, दूत वाक्य हो गया। भैया कहना क्या चाहते हो? यही तो कहना चाहता हूं कि सरल भाषा में चीजों को याद करिए, अपने आप अभ्यास होने लगता है। प्रथम श्रेणी स्कूल व्याख्याता बनना चाहते हैं तो मेरे दोस्त अभ्यास करते रहिए, बार बार प्रीवियस ईयर के पेपर को सोल्व करिए।
मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर की एक क्लास लगा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए, जिसमें स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के जितने भी प्रश्न पत्र हुए हैं उन सबको मैं हल करवा दूंगा इतिहास विषय के संदर्भ में। ये बात ठीक लगी ना, विचार अच्छा है ना मेरा? तो आइए हम बात करते हैं गुप्त काल के साहित्य के बाद में गुप्त काल का विज्ञान। ठीक है, किस मुद्दे पर बात करते हैं? गुप्तकालीन विज्ञान, द साइंस ऑफ गुप्तन पीरियड। क्या ये बात क्लियर हो गई? गुप्त काल के विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में थोड़ी सी परिचर्चा आप सब प्यारे साथियों के साथ करने की इच्छा रखता हूं। कहा जाता है कि गुप्त काल में विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य हुआ है, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण विद्वानों ने अपना योगदान दिया। कई सारे विद्वान हुए, कई सारे योगदान इनमें हुआ। तो गुप्त काल में महत्वपूर्ण विकास हुआ, महत्वपूर्ण विकास, और इस विकास में कई सारे विद्वानों व वैज्ञानिकों का योगदान रहा। वैज्ञानिकों का योगदान रहा। ठीक है, इन्होंने क्या किया? विज्ञान को तो आगे बढ़ाया ही सही, इन्होंने तकनीक पर काम किया, इन्होंने चिकित्सा पर काम किया, मेडिकल साइंस पर भी इन्होंने काम किया, और इसी वजह से गुप्त काल में कई सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर एक बहुत बड़े वैज्ञानिक की, और उसका नाम आता है माफी चाहूंगा, और उनका नाम आता है आर्यभट्ट। मैं ये मान के चलता हूं कि आप सब ने आर्यभट्ट के बारे में बहुत अच्छे से सुना होगा। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? कौन है आखिरकार यह आर्यभट्ट? आर्यभट्ट कौन है? इनका क्या योगदान है? आर्यभट्ट एक गणितज्ञ है, एक वैज्ञानिक, एक तकनीशियन है, एक चिकित्सा शास्त्री है। कौन? आर्यभट्ट को सबसे पहले याद रखिएगा एक गणितज्ञ के तौर पर जाना जाता है। ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। इन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम दिया आर्यभट्टीय। किताब का नाम क्या दिया था इन्होंने? तो याद रखिएगा, आर्यभट्टीय नाम की किताब इन्होंने लिखी है। इसमें यह कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं, जैसे पाई। गणित आप लोग पढ़ते हैं, गणित में एक मान आता है पाई का मान। पाई का मान कितना होता है? 22/7, 3.1432, ऐसा कुछ कुछ होता है, मुझे कंफर्म नहीं है। ये पाई का एग्जैक्ट मान देने का जो श्रेय है ना, यह इन्हें ही दिया जाता है। इन्होंने यानी कि आर्यभट्ट ने सबसे पहले शून्य और दशमलव का महत्व बताया कि गणित में एक के पीछे जीरो लगाने से कितना हो जाता है? 10 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है? 10 गुना। लेकिन इसी में 10 में अगर बीच में शून्य लगा दिया जाए तो इसका मान कितना रह गया? 1 रह गया। तो शून्य और दशमलव का महत्व बताते हैं। आज इसरो, भारतीय अंतरिक्ष संस्थान जो है, अनुसंधान संस्थान जो है, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, यह संस्था जब किसी भी प्रकार का कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करती है तो उसमें दशमलव का बहुत महत्व होता है। इन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की व्याख्या की और बताया कि क्यों चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। इन्होंने वर्ष की अवधि का सटीक मान दिया कि साहब एक वर्ष में 365 से ही 1/4 दिन होते हैं। इसके अलावा इन्होंने त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया। तो काफी महत्वपूर्ण योगदान आर्यभट्ट का रहा है। इनसे सवाल पूछा जाता है, यह कौन थे? तो याद रखिएगा, यह एक गणितज्ञ थे। ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। क्लियर हो गई? चलिए, अब आर्यभट्ट ने कौन सी किताब लिखी है, इनका ग्रंथ? तो याद रखिएगा, इनका ग्रंथ आता है आर्यभट्टीय। इन्हीं के नाम पर यह लिखा गया है, नाम है आर्यभट्टीय। ठीक है, आर्यभट्टीय इनकी किताब है। अब आर्यभट्ट के सिद्धांतों को थोड़ा सा पढ़िएगा, एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। भट्ट के नियम या आर्यभट्ट के
सिद्धांत। देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जो पाई है का मान दिया। पाई का साइन आप सभी जानते हैं, डेट इस तरह होती है और इसका मान होता है 22/7। यह आर्यभट्ट ने ही प्रतिपादित किया था। क्लियर हो गई। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया कि साहब आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है और कैसा होता है। त्रिभुज कैसा होता है ये आप भी जानते हैं। भैया मैं तरबूज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल की, नॉट टॉकिंग अबाउट वाटरमेलन। आप लोग ऐसा समझ लो सर वाटरमेलन क्या 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 होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए, इन्होंने क्या दिया तो याद रखिएगा 0 यानी कि 0 व 10 यानी कि डेसिमल का मान बताया कि भाई ये हमारे गणित में कितना महत्वपूर्ण है। क्या ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा इन्होंने क्या किया तो याद रखिएगा, इन्होंने वर्ष की अवधि बताई कि एक वर्ष में जो है कितना दिन होते हैं, 365 से ही 1/4 दिन होते हैं। इसके अलावा इन्होंने और क्या काम किया तो इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात यह बताई कि हमारे यहाँ पर जो सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण जो होता है यह क्यों होता है की व्याख्या की। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की क्या की व्याख्या की। तो ये मूलभूत सिद्धांत माने जाते हैं, किनके माने जाते हैं, आर्यभट्ट के। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, आप भूगोल पढ़ते हैं, भूगोल में आपने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का सिद्धांत पढ़ा होगा। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताने की इच्छा रखता हूं जो आर्यभट्ट कहते हैं। आर्यभट्ट ने कहा कि आखिरकार सूर्य ग्रहण होता क्यों है, ठीक है ना, सूर्य ग्रहण का क्या कारण है। देखो आर्यभट्ट एक बात कहते हैं सूर्य ग्रहण के संदर्भ में, समझिए। आर्यभट्ट ने क्या कहा कि जो सूर्य है, मान लीजिए ये क्या है, हमारा सूर्य है। सूर्य हमेशा स्थिर रहता है, बदलता कौन है, पृथ्वी बदलती है, चंद्रमा अपनी स्थिति को बदलता है। हमारी पृथ्वी नीले कलर की होती है तो हमने मान लिया ये हो गई हमारी अर्थ, ठीक है। चलो भाई हरे कलर में हम चंद्रमा को रख लेते हैं, ये हो गया मून। अब देखो सूर्य ने अपना काम करना कभी बंद नहीं किया, सूर्य हमेशा प्रकाश देता रहेगा। यहाँ पर सूर्य प्रकाश दे रहा है, ये प्रकाश कहाँ पहुंचना चाहिए था, अर्थ तक पहुंचना चाहिए था, लेकिन नहीं पहुंच रहा है। क्लियर हो गई। तो मेरे दोस्त सूर्य, आपको यह पता होगा खगोल शास्त्र में सूर्य ही एकमात्र ऐसा पिंड है जिसका प्रकाश है और उसी के प्रकाश से सारे जो ग्रह है वो प्रकाशमान होते हैं। क्लियर होते। सूर्य ने प्रकाश डिलीवर किया, लेकिन भाई साहब ये चंद्रमा बीच में आ गया, ये कबाब में हड्डी बन गया, तो इसका प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। ऐसी बात किसने बताई, आर्यभट्ट ने बताई। फिर आप पूछेंगे सर चंद्र ग्रहण क्या होता है, हम समझे नहीं, हमें इसके बारे में बताओ। तो देखो चंद्र ग्रहण क्या होता है, मैंने अभी अभी कहा कि सन जो है वह अपनी जगह पर स्थित है, लेकिन बदलेगा कौन भैया, अर्थ बदल जाएगी। अब अर्थ जो है वह बीच में आ गई और चंद्रमा जो है वह कोने में चला गया, मून, ठीक है। अब देखिए सूर्य ने अपना प्रकाश भेजना जारी रखा, लेकिन यह प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो चंद्रमा जो है वह अंधेरे की स्थिति में चला गया। तो हम पृथ्वी से ऐसा देखेंगे कि यार चंद्रमा तो है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा, दिख रहा है तो एक किनारी दिख रही है। तो इस घटना को हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। उम्मीद करता हूं आप में से कई सारे प्यारे अभ्यर्थियों को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की यह अवधारणा पहली बार समझ में आई होगी। क्या ये बात क्लियर हो गई। तो इस घटना को याद रखिएगा, यह घटना सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के रूप में मानी जाती है। कमेंट जरूर कर दीजिएगा सर क्लास कैसी लग रही है। फर्स्ट ग्रेड जीके के लिए मैं क्लास ले रहा हूँ, मेरा ऑप्शनल का बैच भी चल रहा है काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर, इतिहास विषय का। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आर्यभट्ट के सिद्धांत हमने पढ़ी, किताब आर्यभट्टीय है।
और इन्होंने पाई का मान दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया 0, दशमलव का मान दिया, वर्ष की अवधि बताई और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की व्याख्या की। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो है वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम आता है वराहमिहिर। आपने इनके बारे में जरूर पढ़ा होगा। वराहमिहिर कौन थे? वराहमिहिर, जैसे हमने अभी आर्यभट्ट के बारे में पढ़ा कि आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे, तो इसी प्रकार वराहमिहिर जो है वह एक खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोलॉजर थे यह। ठीक है, यह कौन थे? तो यह बात याद रखिएगा, एक खगोल शास्त्री थे। खगोल शास्त्री होते हुए भी इन्होंने गणित के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो इनके कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ है जहां से सवाल बनेंगे। जैसे एक ग्रंथ आता है लघु जातक। जब छोटा जातक लिखा काफी लोकप्रिय हुआ तो इन्होंने लिखा वृहद जातक, और फिर इन्होंने लिखा पंच सिद्धांतिका। 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ, लघु जातक, वृहद जातक और पंच सिद्धांतिका। तो नंबर 1 लिखिएगा, पहला ग्रंथ लघु जातक, वृहद जातक और तीसरा पंच सिद्धांतिका। तो यह 3 ग्रंथ जो है वराहमिहिर ने लिखे हैं, जिनमें एक नाम आता है लघु जातक, एक आता है वृहद जातक और एक आता है मेरे दोस्त पंच सिद्धांतिका। वराहमिहिर एक ऐसे वैज्ञानिक हुए, एक ऐसे खगोल शास्त्री हुए जिन्होंने, मैंने अभी पहले भी चर्चा करी, गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने वर्गमूल और घनमूल निकालने का भी सिद्धांत दिया था। एक लाइन और याद रखिएगा कि इन्होंने वर्गमूल व घनमूल निकालने का सिद्धांत दिया। बताओ कौन सा सिद्धांत दिया था? तो याद रखिएगा, वर्गमूल और घनमूल का। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सिद्धांत किसने दिया था? आर्यभट्ट ने। वर्गमूल और घनमूल का सिद्धांत किसने दिया था? वराहमिहिर ने दिया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? बताएं। बहुत बढ़िया। तो वराहमिहिर के संदर्भ में यह बातें याद रखिए। 3 तो ग्रंथ है, लघु जातक, वृहद जातक और पंच सिद्धांतिक। अब देखो एक बात बता दूं, हो सकता है इतिहास विषय मेरा है मूल रूप से, और मूल क्या, इतिहास ही पढ़ाता हूँ। मात्राओं के संदर्भ में गलती मत निकालना भैया, माफी चाहूंगा। हो सकता है मेरी त्रुटि गलत हो जाए, लिखने में कोई गलती हो जाए, तो उसको इतना बड़ा इश्यू मत बनाइएगा, क्योंकि इतिहास में मात्राओं का महत्व नहीं होता है, मुद्दे का महत्व होता है, बात का महत्व होता है। क्लियर हो गई? वराहमिहिर के बाद एक महत्वपूर्ण शख्सियत जो हमारे बीच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उनका नाम आता है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त जो हैं यह आर्यभट्ट की तरह एक गणितज्ञ थे। यह कौन थे? गणितज्ञ थे। अब ब्रह्मगुप्त के बारे में जो बातें आप लोगों को समझनी चाहिए परीक्षा के दृष्टिकोण से, वह क्या है? इन्होंने ब्रह्मस्फटिकीय सिद्धांत नाम की एक किताब लिखी। क्या किताब लिखी? ब्रह्मस्फटिकीय सिद्धांत। ब्रह्मस्फटिकीय सिद्धांत लिख करके ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ये ब्रह्म सिद्धांत क्या होता है? हमें तो समझ में नहीं आता है। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, इनका ग्रंथ नंबर 1 ब्रह्म स्फटिकीय सिद्धांत, और दूसरी इन्होंने किताब लिखी है डेट इज खंड खाद्यक। खंड खाद्यक, क्या ये बात क्लियर हो गई? दूसरी किताब कौन सी है? खंड खाद्यक। अब हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है ब्रह्म स्फटिकीय सिद्धांत। इसमें हमें एक सिद्धांत देखने को मिलता है और उस सिद्धांत का नाम आता है ब्रह्म सिद्धांत का प्रतिपादन। ब्रह्म सिद्धांत का जो प्रतिपादन है
वह प्रतिपादन इसी ब्रह्म स्फटिकीय सिद्धांत में किया गया। अब आप पूछेंगे सर ये क्या होता है? चलो, आपने न्यूटन का नाम सुना है? नूतन नहीं, न्यूटन। न्यूटन एक दिन बाग के बगीचे में गया हुआ था। हमें पता है कि वो बाग के बगीचे में बैठा हुआ था। अचानक से ऊपर से एक सेब गिरता है और सेब गिर करके उसके मन में विचार आया कि यह एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। इसी न्यूटन ने, आपको पता होगा, गति के 3 नियम दिए थे। उनके बारे में मुझे चर्चा नहीं आती है क्योंकि मैं करना भी नहीं चाहता और मेरी जानकारी में भी नहीं है। तो न्यूटन ने बहुत रिसर्च किया और पता लगा कि हमारी पृथ्वी की कुछ ऐसी आंतरिक शक्तियां हैं जो वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए मेरे हाथ में पेन है, ये मैंने गिराया, ये नीचे ही क्यों गया? ये ऊपर क्यों नहीं गया? अगल बगल में क्यों नहीं गया? नीचे ही क्यों गया? तो भैया हमारी पृथ्वी में कुछ ऐसी मैग्नेटिक विंग्स है कि यह वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है ब्रह्म नियम, या इसे ही कहा जाता है आधुनिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। अब आप कल्पना करें, न्यूटन से हजारों साल पहले ब्रह्मगुप्त ने इस तरह का सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया, लेकिन हमारे सिद्धांतों को मानने वाला उस समय कोई नहीं था, क्योंकि विश्व जो है प्रतिपादित सिद्धांतों को नहीं, प्रकाशित सिद्धांतों को महत्व देता है कि उसका कॉपीराइट किसके पास है। क्या ये बात क्लियर हो गई? उसका पेटेंट किसके पास है? इसी का जमाना है भाई साहब आजकल, और कौन मानेगा। तो ब्रह्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब इस ब्रह्म सिद्धांत में क्या बातें लिखी हुई है वो मैं आपको बताता हूं। तो इसके अनुसार पृथ्वी में आंतरिक शक्तियां विद्यमान हैं। आंतरिक शक्तियां विद्यमान हैं जो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसे ही क्या कहा गया? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया। अब आपके प्रश्न का प्रारूप क्या रहेगा मैं आपको बताता हूं। प्रश्न का प्रारूप यह रहेगा कि बताइए निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में न्यूटन के पहले ही गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित कर दिया गया? ब्रह्म स्फटिकीय सिद्धांत किसने किया था? ब्रह्मगुप्त ने किया था। तो ब्रह्मगुप्त के संदर्भ में बात क्लियर हो गई। चलिए अगला महत्वपूर्ण जो विचारक हमारे बीच में आता है उन्हें हम कहते हैं, याद रखिएगा, श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य कौन है? श्रीधराचार्य गणितज्ञ थे। इन्होंने किताब लिखी त्रिशतिका। त्रिशतिका में क्या मिलता है? याद रखिएगा, इस त्रिशतिका नामक किताब में बीज गणित का श्रीधर का नियम बताया गया है। तो एक व्यक्ति का नाम लिखिएगा, डेट इज श्रीधराचार्य। और श्रीधराचार्य ने कौन सी किताब लिखी है? महत्वपूर्ण है, श्रीधर का नियम आपने गणित में 10वीं क्लास में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, फिर चलिए तो याद रखिएगा त्रिशतिका। इसमें गणित का के श्रीधर नियम का उल्लेख है कि भाई गणित का जो श्रीधर का नियम होता है ना वो यही होता। और यह कौन थे भाई? ये भाई थे हमारे गणितज्ञ। अच्छा एक बात मैं आपको यह बता दूं जरूर, आप मुझसे ये उम्मीद बिल्कुल भी मत करना कि मैं आपको इतिहास पढ़ाने के माध्यम से गणित का श्रीधर का नियम बता दूंगा ना भाई। मुझे आज दिन तक खुद को समझने में नहीं आया, मैं आपको क्या बताऊंगा। गणित में 2 चीजें मुझे आज दिन तक पल्ले नहीं पड़ी, पहले श्रीधर का नियम और दूसरा प्रमेय। और प्रमेय नहीं होती क्या? प्रमेय ऐसे लिखते हैं, प्रमेय को सोल्व करें। अरे भाई प्रमेय को सोल्व करना है तो प्रमेय वाले से कराओ, हमें क्या थोड़ी ना आता है भाई साहब। सबसे पहले इनको प्रतिपादित करने वाले लोग ही गलत है। होता क्या है ये प्रमेय, इनको सिखाओ,
हमें नहीं आता है तो भाई मेरे आज दिन तक नहीं आई, आपके आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है, पर मुझे नहीं आती तो मुझसे आप उम्मीद भी मत करना, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुए, नाम है शंकराचार्य द्वितीय। शंकराचार्य द्वितीय गणितज्ञ थे और इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नाम की किताब लिखी। अब इस सिद्धांत शिरोमणि किताब की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसी ग्रंथ का एक भाग जो है वह लीलावती कहलाता है, ठीक है। तो यह प्रश्न डायरेक्ट आने की संभावना है आप सभी के, लीलावती किस ग्रंथ का भाग है? तो एक लेखक का नाम याद रखिएगा गणितज्ञ का, डेट इज शंकराचार्य द्वितीय। मेरे दोस्त, पूरा भारत जो है ना, मैं रियल बताऊं, वर्तमान भारत को हमारे इन लेखकों के प्रति, इन गणितज्ञों के प्रति ऋणी होना चाहिए। हाँ, कि अगर इन लेखकों ने हमारे गणित विज्ञान तकनीकी के ज्ञान को उस समय प्रतिपादित किया जब हमारे पास कोई बहुत बड़े यंत्र नहीं थे, बहुत बड़े साधन और संसाधन नहीं थे, पर इन्होंने अपने मान को यहाँ पर प्रतिपादित किया था, ठीक है। ये कौन थे? यह गणितज्ञ थे। इन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम क्या था? सिद्धांत शिरोमणि। क्लास को शेयर किया करो बस, है ना। ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इस क्लास को देखें, अच्छा लगता है, मजा आता है। मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा हूं। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर का काव्य क्लासेस कोटा की इस यूट्यूब चैनल पर मैं बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूं, ठीक है। संस्था चाहे तो इसका पैसा ले सकती है, पर संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर मनोज जैन सर ने बिल्कुल कह दिया कि आप सर फ्री पढ़ाइए, ठीक है। तो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना पुण्य आपको प्राप्त होगा, और पुण्य के इस कार्य में भागीदार बनिए मेरे साथ। इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने स्टेटस पे लगाइए, ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा यह क्या है? तो सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ का ही एक भाग लीलावती है, और लीलावती गणित का महान ग्रंथ कहलाता है। इसका एक भाग लीलावती है। और लीलावती क्या है? तो याद रखिएगा गणित का ग्रंथ है। लीलावती क्या है भैया? गणित का एक ग्रंथ है। तो सिद्धांत शिरोमणि किसकी रचना है? शंकराचार्य की। एक हुए हैं चरक। चरक जो हैं चिकित्सक थे और इन्होंने चरक संहिता लिखी है। लेकिन मैं एक बात बता दूं मेरे दोस्त, चरक जो है ना वह कुषाण शासक कनिष्क के दरबारी थे, गुप्त काल के नहीं थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर लिखने थे, बात उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चरक यह कौन थे? यह एक चिकित्सक थे, डॉक्टर थे भाई साहब। और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम आता है चरक संहिता। काफी महत्वपूर्ण है, और नोट करके चरक कुषाण शासक कनिष्क के दरबारी थे। क्लियर हो गई? तो कैसा लगा आपको यह तथ्य? हमें जरूर बताएं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण साहित्यकार, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, महत्वपूर्ण तकनीकी, महत्वपूर्ण गणितज्ञ, महत्वपूर्ण खगोल शास्त्री, जिनके बारे में हमने पढ़ा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन थोड़ा सा होनी चाहिए। देखिए, कामंदक का नीति शास्त्र, शूद्रक का ग्रंथ मृच्छकटिकम जिसका शाब्दिक अर्थ मिट्टी की घड़ी, वात्स्यायन का कामसूत्र, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र जिसके 5 भाग है। भास के कुछ ग्रंथ पढ़े जैसे स्वप्नवासवदत्तम, प्रतिज्ञा योगंध्रायणम, चारुदत्तम, दूत वाक्यम। गुप्त काल का विज्ञान, विज्ञान का विकास हुआ, वैज्ञानिकों का, विद्वानों का योगदान रहा, जिसमें विज्ञान तकनीक और चिकित्सा में योगदान दिया। आर्यभट्ट गणितज्ञ थे, आर्यभट्ट किताब लिखी, इन्होंने पाई का मान दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, 0 का मान, वर्ष की अवधि और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की बात कही। वराह मीर खगोल शास्त्री हैं, ग्रंथ लघु जातक, वृह जातक, पंच सिद्धांति था।
वर्गमूल घनमूल के निकालने का सिद्धांत दिया। ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे, ब्रह्म स्फटिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। खंड कार्दक ब्रह्म सिद्धांत का प्रतिपादन इसी में किया। इसके अनुसार पृथ्वी में कुछ आंतरिक शक्तियां हैं जो वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिन्हें गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। श्रीधराचार्य गणितज्ञ थे जिन्होंने सिद्धांत शिरोमणि लिखी। इनकी का एक भाग जो है वह लीलावती कहलाता है। सॉरी, शंकराचार्य की बात कर रहा हूँ, गणितज्ञ थे, सिद्धांत शिरोमणि लिखी है, इसका एक भाग लीलावती है, गणित का ग्रंथ। श्रीधराचार्य गणितज्ञ, इन्होंने त्रिशतिका लिखी जिसमें गणित के श्रीधर नियम का उल्लेख है। चरक, चरक संहिता, चिकित्सक थे यह, और चरक कुषाण शासक कनिष्क के दरबारी थे। क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं मेरे दोस्त, और याद रखिएगा एसटीसी का जो है बीएसटीसी का, इसको अपने प्यारे छोटे भाई बहनों के साथ जरूर साझा करें। मॉक टेस्ट सीरीज होने वाली है 16 जून 2024 को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। रजिस्ट्रेशन 14 जून तक आप करवा सकते हैं। 3 दिन बचे हुए हैं। रजिस्ट्रेशन 50 रुपये का शुल्क है। QR कोड आपके समक्ष है। ठीक है, चलिए। इसके अलावा अगर आप हिस्ट्री से लेक्चरर बनना चाहते हैं, स्कूल लेक्चरर बनना आपका सपना है इतिहास विषय से, तो यह क्लास आपके लिए हो सकती है, जहां पर काव्य क्लासेस कोटा के ऑनलाइन रंगमंच पर इसके मोबाइल एप्लीकेशन पर आपके लिए इतिहास विषय द्वितीय प्रश्न पत्र का पेपर चल रहा है, कोर्स चल रहा है, ऑनलाइन कोर्स है, तो आप इसे ज्वाइन करिएगा। किसी प्रकार की अगर इसमें कोई समस्या आती है तो हमारे मोबाइल नंबर 8802060952 पर संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत। क्लास को अपने प्यारे साथियों के साथ शेयर करिए, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी, और इसे लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।